उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की आपकी जो हिंदी की व्याकरण की किताब है व्याकरण माला, उसका पाठ क्रमांक 1 भाषा एवं व्याकरण। तो इस पाठ में हम भाषा के विषय में पढ़ेंगे और व्याकरण के बारे में हम जानेंगे। तो भाषा के अंतर्गत हम इस पाठ में पढ़ेंगे भाषा के रूप। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि भाषा मतलब क्या होता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, अपने विचारों को बोलकर एवं लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरे के भाव और विचारों को सुनकर एवं पढ़कर समझता है, उसे कहते हैं हम भाषा। तो भाषा क्या है? भाषा के जरिए हम दूसरों के भाव को पढ़कर और सुनकर समझते हैं और अपने भाव को हम बोलकर तथा लिखकर प्रकट कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम भाषा। हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी पढ़ते हैं लिखते हैं वह सब क्या है? भाषा है। तो भाषा के 3 रूप हैं। मौखिक रूप। मौखिक रूप में क्या होता है? मन के विचारों को प्रकट करने के लिए हम बोलते हैं तथा दूसरों की बातें सुनकर समझते हैं। अपनी बातें बोलकर समझा सकते हैं, दूसरों की बातें सुनकर समझते हैं, उसे कहेंगे हम भाषा का मौखिक रूप। और भाषा का दूसरा रूप है लिखित रूप। लिखित रूप में हम भाषा दूसरों के भावों को पढ़कर तथा अपने भाव को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे कहेंगे हम लिखित रूप। भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर अपने मन के विचार प्रकट किए जाते हैं तथा पढ़कर दूसरों के भाव को या विचारों को हम समझते हैं, उसे कहेंगे भाषा का लिखित रूप। अब सांकेतिक रूप। भाषा का तीसरा रूप है सांकेतिक रूप। सांकेतिक रूप में जैसे ट्रैफिक पुलिस जो वाहनों को आने जाने के लिए इशारे करता है, वो हो गया उसका सांकेतिक रूप। जिस प्रकार क्रिकेट में अंपायर संकेत के द्वारा वह इशारा करके बताता है कि नहीं कि ये चौका है, कि ये छक्का है, वो आउट हुआ कि वो नॉट आउट है, तो वो क्या हो गया? भाषा का सांकेतिक रूप। तो इस प्रकार भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक रूप, लिखित रूप और तीसरा सांकेतिक रूप। तो इस प्रकार हो गया भाषा के रूप। अब हम पढ़ेंगे बोली। बोली मतलब क्या होता है? बोली साधारणतः बोलचाल की भाषा है जो किसी विशेष क्षेत्र या स्थान में बोली जाती है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, गढ़वाल में गढ़वाली, कुमाऊं में कुमाऊनी, अवध में अवधी। तो इस प्रकार किसी विशेष क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे कहते हैं बोली। किसी सीमित क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाली भाषा को कहते हैं बोली। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, कुमाऊं में कुआउमनी, गढ़वाल में गढ़वाली, हिमाचल में हिमाचली आदि। बोली का प्रयोग केवल बोलचाल के रूप में किया जाता है, इसे लिखा नहीं जाता। उसी प्रकार अगला टॉपिक है उपभाषा। उपभाषा मतलब किसी क्षेत्र की बोली को जब लिखित स्वरूप मिल जाता है, जब उसे साहित्य में लिखा जाता है, तो वो बोली से क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। जैसे कि सूरदास जिसने सुरसागर लिखी अवधी भाषा में, तो वो क्या भाषा बन गई? उपभाषा बन गई। बोली का थोड़ा विकास होने पर उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। ऐसे में शिक्षित वर्ग भी उसका प्रयोग करने लगता है और उसमें साहित्य निर्माण होने लगता है। इस स्थिति में यह उपभाषा का रूप ले लेती है, मतलब उसका साहित्य में जब लिखना शुरू हो जाता है उस भाषा को, तो उसका रूपांतरण उपभाषा में हो जाता है, फिर उसे उपभाषा कहते हैं। खड़ी बोली, ब्रज, मैथिली, अवधी आदि बोलियां हैं, परंतु साहित्य रचना के स्थान आने पर उन्हें वो उपभाषा बन गई। जिस प्रकार रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी, तो किस भाषा में लिखी? अवधी भाषा में लिखी, इसलिए वो क्या बन गई? उपभाषा बन गई। ठीक है। तो इस प्रकार जब बोली भाषा में जब साहित्य लिखा जाता है, तो वो किस चीज़ में रूपांतरित हो जाती है? वो भाषा उपभाषा में रूपांतरित हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे लिपि के विषय में। लिपि मतलब क्या होता है? पहले भाषा केवल बोली जाती थी, इसका कोई लिखित रूप नहीं था। जब अक्षरों का ज्ञान नहीं था, तब कोई हमारे पास लिखा हुआ कुछ नहीं था, तब सिर्फ भाषा बोली जाती थी, उसका लिखित अपने पास कुछ भी नहीं था। भाषा के महत्व को देखते हुए धीरे धीरे बोली जाने वाली ध्वनियों के चिन्ह निश्चित किए गए और ये चिन्ह क्या कहलाए? वर्ण कहलाए। अपनी हिंदी में भी वर्ण वाला है ना, हाँ, तो ये जो चिन्ह है उसी को वर्ण कहते हैं और इन्हीं के सहायता से भाषा को लिखना संभव हो सका। ये चिन्हों के द्वारा हम भाषा को आज लिख पा रहे हैं। तो भाषा लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। जो भाषा लिखने की जो विधि है उसे लिपि कहा जाता है। जो अपनी भाषा लिखी है, इसकी विधि किस लिपि में लिखी है इसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी
देवनागरी लिपि में लिखी है। वैसे भिन्न भिन्न भाषाएं भिन्न लिपियों में लिखी जाती है, जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में, उसी प्रकार संस्कृत और मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। फिर उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है, अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता है। तो उसी प्रकार पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। तो इस प्रकार लिपि, भाषा के लिखने की विधि को क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी है, उसी प्रकार जो उर्दू की लिपि है वो क्या है? फारसी है, ठीक है। और फारसी लिपि की क्या विशेषता है? जो दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है। जैसे हम हिंदी लिखते हैं ना, तो इधर से लिखते हुए इधर जाते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं ओर जाते हैं। लेकिन उर्दू लिपि में क्या होता है कि दाई ओर से, मतलब इस इधर से दाई ओर से हम बाई ओर लिखते आते हैं। किस लिपि में? उर्दू जो भाषा लिखी जाती है उसकी लिपि क्या है? फारसी है। उस लिपि में दाई ओर से बाई ओर लिखा जाता है। तो अब इस पाठ में अभी हमने भाषा के बारे में पढ़ा। भाषा में भाषा के रूप, बोली, उपभाषा और लिपि के विषय में पढ़ा। अब हम इस पाठ का अगला टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का हमें जो ज्ञान करवाता है उसी को व्याकरण, जो शास्त्र हमें भाषा के शुद्ध रूप का और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है, उसी शास्त्र को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। इसीलिए तो हमें भाषाओं में व्याकरण पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। जिस प्रकार हम अंग्रेजी में भी व्याकरण पढ़ते हैं, मराठी भाषा में व्याकरण पढ़ते हैं, हिंदी भाषा में व्याकरण पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? ताकि उस भाषा का हमें शुद्ध रूप से प्रयोग करना आ जाए, बोलना आ जाए, लिखना आ जाए, इसलिए हमें व्याकरण पढ़ाया जाता है। जैसे आपकी किताब में दिया है कि वेदांत पत्र लिख रही है। अब वेदांत किसका नाम है? एक लड़के का नाम है, ठीक है। तो लिख रही है, यह व्याकरण दृष्टि से गलत हो गया। हाँ, ऐसा है कि वेदांत पत्र लिखता है, तो क्या हो गया? वाक्य सही हो गया। तो इसे व्याकरण दृष्टि से हमने सही किया, व्याकरण के द्वारा हमने इस वाक्य को शुद्ध किया। इसीलिए व्याकरण पढ़ने की जरूरत पड़ती है किसी भी भाषा को जब हम पढ़ते हैं। तो व्याकरण की व्याख्या क्या है? भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। अब व्याकरण के 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों के रूपों का ज्ञान प्राप्त करेंगे, उन्हें बोलने और लिखने की विधि का अध्ययन करेंगे। किसके अंतर्गत? वर्ण विचार के अंतर्गत। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, उसकी उत्पत्ति, बनावट आदि का अध्ययन किया जाता है। और वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों की रचना, उनके भेद, वाक्यों के विग्रह, विराम चिन्हों और उनके प्रयोग का अध्ययन किया जाता है वाक्य विचार के अंतर्गत। तो इस प्रकार व्याकरण के 3 विभाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो इस प्रकार था आपका यह पाठ, भाषा और व्याकरण। अब इस पाठ को हम दोहराएंगे कि इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़े। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों को बोलकर एवं लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरे के भाव और विचारों को सुनकर तथा पढ़कर समझता है, उसे कहेंगे भाषा। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक रूप। अपने मन के विचारों को जब व्यक्ति बोलकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अपने मन के विचारों को जब व्यक्ति लिखकर व्यक्त करता है तो वो लिखित रूप कहलाता है। अपने मन के विचारों को जब व्यक्ति संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है तो वो भाषा का सांकेतिक रूप हो गया। अब अपने मन के विचारों को जब अपन संकेतों के द्वारा समझाएंगे तो हो गया भाषा का सांकेतिक रूप। भाषा लिखने की विधि को क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। तो यह था आपका पाठ, भाषा और व्याकरण। इस पर आधारित जो प्रश्न उत्तर है उसको अपने कॉपी में आपको लिखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।